नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। जून में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना, जानिए जून से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। जी हाँ, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते ही आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि जून में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से सावधान रहना है और किन बातों का रखना है पूरा ध्यान। तो ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को जून में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं वो सावधानियां जो जून में मेष राशि वालों को जरूर ही बरतनी चाहिए। देखिए, ज्योतिष की एक कहावत है, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ये जो नवग्रह है ना, ये मानव जीवन को और यहाँ तक प्रकृति को क्षण क्षण में अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास अगर आया है तो ज्योतिषी ग्रह देख करके ये बता सकता है कि आते हुए रास्ते में उसे कौन कौन मिले थे और वो क्या खाकर आया है, क्या मन में सोच रहा है। ये कैसे पता चलता है? ग्रह ही तो बताते हैं। बड़ा विस्तार से ताजिक नीलकंठी ग्रंथ है, उसमें बड़ा विस्तार से इन विषयों पर चर्चा है। हर महीने में कुछ ग्रहों की स्थिति बदलती है। जैसे राहु केतु शनि बृहस्पति को छोड़ करके बाकी प्रायः सारे ग्रह, मंगल भी 1.5 महीने में बदलता है, बाकी सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, कम से कम ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो हर महीने इनका स्थान परिवर्तन होता रहता है। और इसके आधार पर भिन्न भिन्न समय पर पैदा हुए लोगों के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि अगर पहले से ही सब कुछ पूर्व निर्धारित है और पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है कि यही होना है, यही होगा, तो फिर हम अच्छा कर्म क्यों करते हैं? फिर हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? फिर हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? फिर हम सदाचार से क्यों रहते हैं? तो जैसे चाहे वैसे जिए, जब वही होना है वही होगा, तो फिर क्यों? तो इसका जवाब ये है कि मानव तन जो है, मनुष्य का शरीर जो है, नर तन सम नहि कवनौ देहि जाचत जीव चराचर तेहि। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर जो है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा हमारे सदग्रंथ कहते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन ही गावा। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि ये एक ऐसा शरीर है, मनुष्य शरीर, जिससे आप भगवान की भक्ति करके, ईश्वर की साधना करके, भगवान की शरणागति लेकर के अपने आप को भगवान के सम्मुख उपस्थित कर सकते हैं और भगवान आपके सम्मुख हो सकते हैं। भगवान में आप विलय हो सकते हैं।
क्योंकि ये कर्म योनि है। यहां आप आकर के अच्छे कर्म करके बुरे प्रारब्ध से बच सकते हैं। देखिए, एक बात अलग है कि प्रारब्ध आपका कितना बड़ा है और उसके सामने आपकी साधना कितनी बड़ी है। क्योंकि 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। संचित वो है जो हमारा स्टॉक में भगवान के यहाँ जमा है, जिसका दुख सुख यहाँ हमें नहीं मिल रहा है। प्रारब्ध वो है जो हमारे जन्म लेते समय ब्रह्मा ने हमारे किस्मत में लिख दिया है कि इस समय चोट लगेगी, इस समय बुखार होगा, इस समय चेचक निकलेगी, इस समय दुर्घटना होगी, इस समय ऑपरेशन होगा, इस समय राज सिंहासन मिलेगा, इस समय राज सिंहासन छूटेगा। ये है प्रारब्ध। और एक है क्रियमाण। क्रियमाण माने जो हम यहां आकर करते हैं। जैसे कोई जा रहा है और उसके ऊपर कोई पुल टूट के गिर गया, मर गया, तो ये प्रारब्ध है। लेकिन अगर कोई ट्रेन के आगे कूद करके जान दे रहा है तो ये क्रियमाण है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये क्रियमाण है, ये करनी है, आपने किया। तो उसी तरह से जब हर राशि से ग्रहों की स्थिति बदलती है तो कुछ उसका प्रभाव होता है। उसी के आधार पर ये कार्यक्रम बनाने का मैंने एक प्रयास किया है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस जून के महीने में चूंकि मंगल लग्न में है, आपका राशि स्वामी भी है और अपने राशि में भी है, तो इसलिए मंगल का नैसर्गिक कर्म होता है गुस्सा और क्रोध देना। तो क्रोध भी आपको हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, और थोड़ी सी जल्दबाजी जो आप करेंगे वो भी नुकसानदेह होगी, इसलिए उस पर आप नियंत्रण रखें। दूसरी बात, एक बात कहना चाहूंगा कि कोई भी फैसला भावुकता में या इमोशन में आकर न लें, और रिश्तों में अहंकार को, जिद को जगह न दें। पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है, इसलिए कहना चाहूंगा कि बच्चों की सेहत और उनकी एक्टिविटीज पर, उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा नकारात्मक न सोचें, और जल्दबाजी में कोई निवेश अगर आप कर रहे हैं तो इससे भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके 12वें भाव में शनि है और जो एकादश का स्वामी है। सुख सुविधा और यात्राओं पर अनावश्यक खर्च करने से बचें। नौकरी में परफॉर्मेंस प्रेशर से बचें। परिणाम देर से मिलने पर निराश न हों। कारोबार में अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें। नई साझेदारी या नए प्रोजेक्ट में जल्दबाजी न करें। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ क्रोध और जिद से बचें। वजन बढ़ने और लीवर संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज न करें। तनाव और काम का बोझ, मानसिक दबाव, इन सब चीज़ों को आपको नियंत्रित रखना चाहिए। अकेलेपन या नकारात्मक विचारों को बढ़ने न दें। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो आपको चिल्लाना चाहिए, सीताराम 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 सीताराम। अगर आप 10 बार चिल्ला के देख लीजिए तो नकारात्मक विचार दूर हो जाएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, शिव 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 शिव। अगर नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहे हैं तो ये उपाय आप करके देखिए। महीने के दूसरे हफ्ते में गाड़ी सावधानी से चलाएं। हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करें। जरूरतमंद, गरीब, बीमार लोगों के इलाज में अगर हो सकता है, आपकी सामर्थ्य है तो कुछ मदद करें। भूखे लोगों को भोजन कराएं। शुभ रंग आपके लिए लाल है। शुभ रंग आपके लिए लाल और क्रीम है। शुभ अंक आपके लिए 1 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मेष राशि वालों की तो बात हो गई, अब वृषभ राशि वालों का राशिफल बताएं। उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, मनीषा सिन्हा जी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम गुरु जी। सुखी रहो बेटा मनीषा। पंडित जी, मैं मनीषा सिन्हा हूँ, पटना की रहने वाली हूँ। मेरे जन्म की तारीख पता नहीं है। मेरे पति का नाम अवनीश कुमार सिन्हा है। उनका भी डेट ऑफ बर्थ मुझे सही से नहीं जानती हूँ।
पंडित जी मुझे 3 प्रश्न आपसे पूछना है। आप कितने साल के हैं? मैं 36 साल की हूँ। जी जी। और मेरे पति 35 साल के हैं। जी। पंडित जी मुझे 3 प्रश्न आपसे पूछना है। मेरे पति की सरकारी नौकरी किस क्षेत्र में होगी और कब तक मिलेगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारा अपना घर कब तक होगा? और तीसरा प्रश्न, मुझे किस क्षेत्र में नौकरी करना बेहतर होगा, किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी करना बेहतर होगा, और मुझे संतान नहीं है, उपाय बताएं। पहली बात तो आपके पति की सरकारी नौकरी कभी नहीं होगी। आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन सत्य यही है कि शनि और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि आपके पति को सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी। उन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए। अब 35 साल के हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी का समय सरकारी नौकरी के चक्कर में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुरंत एक्टिव होकर के उन्हें अपने जिम्मेदारियों के पालन के लिए जिस किसी कार्य के योग्य हैं उस कार्य को करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात आपने अपने लिए पूछा है मनीषा जी, तो उसका जवाब ये है कि आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है, लग्नेश बृहस्पति है, बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। शिक्षा से जुड़ा कोई काम अगर आप करना चाहें तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, बशर्ते सरकारी नौकरी का सपना देखना आपके लिए भी उचित नहीं है। तीसरी बात आपने संतान के लिए पूछा है, तो तीसरे प्रश्न का जो पंचमेश है वो बुध है। बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाएं, थोड़ा सा गंभीरता बरतें और संतान गोपाल मंत्र का 10 माला रोज जप करें तो अति शीघ्र भविष्य में आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। संतान भाव में कोई रुकावट नहीं है। अभी आप लोगों ने संतान प्राप्ति के लिए जिस तरह से मनोयोग और मन को बनाया जाता है वो मन आपने नहीं बनाया है। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का अगर 10 माला जप नित्य आप करना शुरू कर दें तो 1 वर्ष के अंदर ही आपको माँ बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। रही बात काम, तो अपने पतिदेव से कहिए कि वो जिस कार्य में अच्छा कर सकते हैं उस कार्य को अब करना शुरू करें। सरकारी नौकरी के लिए बहुत इंतजार हो गया और आपको भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी काम शुरू कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जून में किन बातों का रखना है खास ख्याल, जून में किस समय नहीं लेने हैं जरूरी फैसले, साथ ही जून में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में तो अभी सूर्य की स्थिति है और वृषभ राशि का स्वामी मिथुन राशि में शुक्र बुध के साथ द्वितीय भाव में है। तो ऐसे में गुस्सा, अहंकार, उतावलापन ये बहुत आता है सूर्य के कारण। तो इस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। बार बार की यात्राओं से होने वाली थकान और समय की बर्बादी से बचना चाहिए। बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नौकरी या कारोबार में होने वाले बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। 28 जून के बाद जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शेयर मार्केट, सट्टा या जोखिम भरे निवेश से सावधानी रखें। पैसों का लालच बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। अचानक आने वाले पारिवारिक खर्चों के लिए तैयार रहें। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। नौकरी बदलने से पहले सोच विचार जरूर करें। संपत्ति और पारिवारिक कारोबार से जुड़े मामलों में ज़्यादा सावधानी रखें। माँ की सेहत पर ध्यान दें। यात्रा के दौरान कीमती सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। बच्चों की सेहत और भविष्य को लेकर सतर्क रहें। महीने के दूसरे हफ्ते में गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतें। मुफ्त में कोई भी चीज़ स्वीकार न करें। मंदिर में बादाम का दान करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। श्री यंत्र की पूजा करें। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करें। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद और हल्का गुलाबी है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ के बाद अब बारी मिथुन राशि का राशिफल जानने की, लेकिन उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं पंजाब से। पूनम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना स्पष्ट सवाल कीजिए।
प्रणाम पंडित खुश रहो बेटा। जी, मेरा नाम पूनम है। 21 सितंबर 2002 मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। और मैं अपनी जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ, मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी? अब बेटा ऐसा है, योग तो बना हुआ है पूरा पूरा सरकारी नौकरी का। अब समय की बात जहाँ तक है तो आप 24 साल की हो गई, 25वें 26वें साल तक आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एजुकेशन, बैंकिंग, इन क्षेत्रों में आपकी नौकरी कहीं न कहीं सेट हो जानी चाहिए। एक उपाय छोटा सा बताता हूँ, अगर कर लीजिए तो इससे आपको शीघ्रता होगी। हर बुधवार को गाय को कुछ हरी चीज़ आप खिलाना शुरू करिए, जैसे घिया, उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके गाय को खिलाइए। खीरा, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट करके गाय को खिलाइए। ये बुधवार वाला उपाय आप 17 बुधवार कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपके नौकरी का रास्ता खुल जाएगा। और हाँ, अगर हो सके तो सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ कर लिया करिए, क्योंकि आपके किस्मत में सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। बुध शुक्र दोनों प्रश्नकाल से पूनम 10वें भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि नौकरी तो तुम्हें मिलेगी ही, लेकिन मेरे कहने से थोड़ा समय आगे पीछे भी हो सकता है, इसलिए आप धैर्य न छोड़ें और तैयारी करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। जून में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और जून में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि की स्थिति इस समय यह है कि बुध और शुक्र की युति अभी बनी हुई है। बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर चुके हैं। 8 तारीख को शुक्र भी आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। आपके 10वें भाव में शनि है और अभी तो 15 तारीख तक आपके 12वें भाव में सूर्य भी है। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए मैं तो ये कहूँगा कि पैसों के मामले में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दूसरी बात, करीबी लोगों, भाई बहनों या साझेदारों के साथ पैसों को लेकर मतभेद से बचें। शेयर मार्केट, कारोबार विस्तार या बड़े निवेश में सोच समझकर फैसले लें। वाहवाही और अनावश्यक खर्चों से बचें। जीवन साथी या पिता की सेहत पर ध्यान दें। किस्मत के भरोसे ना बैठें, मेहनत करें। पारिवारिक कारोबार में सावधानी रखनी होगी। सिर्फ भाग्य पर निर्भर न रहें। लगातार मेहनत करें। नौकरी बदलने या बड़ा करियर से जुड़ा फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। रिश्तों में गलतफहमियों को बढ़ने न दें। किसी भी पारिवारिक या वैवाहिक निर्णय में जल्दबाजी न करें। काम का बढ़ता दबाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। खान पान में लापरवाही से बचें। ज़्यादा मीठा न खाएं। मानसिक और शारीरिक थकान को हल्के में ना लें। गुड़ या गुड़ से बनी किसी चीज़ का सेवन जरूर करें। सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में तुलसी को जल दें। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। शिवलिंग पर जल समर्पित करें। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के पास तिल के तेल का दिया जलाएं। शुभ रंग आपके लिए पीला है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कालचक्र के माध्यम से पंडित जी हमारे दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं और इसी वजह से बड़ी संख्या में देश भर से जो कॉलर्स हैं वो हमें कॉल भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम अपने शोज़ में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त बिहार से उषा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए उषा जी। बोल रहे हैं कि मेरे पति जो है ना डायबिटीज कह के दिखाते हैं, चेहरा बहुत सूख रहा है, बहुत परेशान रहते हैं। मैं घर में क्या उलझन है मेरे घर में, हम ये जानना चाहते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि बेटा को शादी किए हैं 30 अप्रैल को, अब बहू आई है, टेंशन होते रहता है घर में, क्या दिक्कत है उनको, उनका पारिवारिक उलझन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और बहू को सरकारी नौकरी होगा या नहीं।
बेटा देखिए- को तो बता दिए थे कि नहीं होगा, तो क्या काम करेगा बेटा? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है उषा कि तुम्हारे पति भाव से छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को टाइप 1 डायबिटीज होता है, जिससे शरीर सूखने लगता है और जो कुछ भी खाएं तुरंत शुगर लेवल अप हो जाता है। इसके लिए किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श ले करके उपाय करना चाहिए और रोज मंडूक आसन करना चाहिए। बाबा रामदेव बताते हैं मंडूक आसन, दोनों हाथों को मुट्ठी बना करके नाभि के पास रख करके और वज्रासन में बैठ करके झुकना चाहिए। कम से कम ये उपाय 5 बार सुबह 5 बार शाम मंडूक आसन का उपाय किया जाए तो 2-4 महीने में इसका लाभ दिखाई देता है। लेकिन किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श भी लेना चाहिए। केवल जड़ी बूटी देसी दवाइयों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो एक बार अगर हो गया तो ये शरीर को घुन की तरह खराब कर देता है। और आपके उषा पति भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में गया हुआ है, इसका मतलब कि आपके पति की सेहत सचमुच में ज़्यादा खराब है। देखो, जहाँ तक आपने प्रश्न किया है अपने बेटे और बहू के बारे में, तो मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश है। बहुत घबराने वाली बात नहीं है, कोई बहुत अनबन की स्थिति नहीं है। थोड़ा सा नई नवेली अभी आई है, उसको एडजस्ट होने में समय लगेगा, उसका सपोर्ट करो और उसकी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करो और उसे अपने सांचे में ढालने का प्रयास करो। उसे ऐसा न लगे कि उसके ऊपर हुक्म चलाया जा रहा है, उसको ऐसा लगे कि उसे कोई मतलब कि प्यार कर रहा है, ठीक रहेगा। जहाँ तक बहू के नौकरी के बारे में पूछा है तुमने, तो उषा एक बात अच्छी तरह से जान लो कि शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सप्तम है। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी बहू सरकारी नौकरी में हो पाएगी, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि है। जहाँ तक बेटे को क्या करना चाहिए ये प्रश्न है, तो बृहस्पति से 10वें भाव में स्वगृही मंगल बैठा हुआ है। बेटे से कहो कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी काम शुरू करे, उसमें उससे अच्छी सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। या धातु से संबंधित कोई व्यापार करे, उसमें उसे बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कोई निराश होने वाली बात नहीं है, उसकी आजीविका अच्छी हो जाएगी, बशर्ते ये सरकारी नौकरी का कीड़ा दिमाग से निकलना चाहिए। जब तक ये कीड़ा दिमाग में रहेगा तब तक कुछ भी आदमी नहीं कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को जून में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, और जून में कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जानते हैं। देखो, कर्क राशि में अब बृहस्पति कल से ही आ गए हैं। ये पूरे संसार के लिए एक अच्छी बात है। बृहस्पति अगर कर्क राशि में आ गए हैं, और आप जानते हैं भारत देश की भी राशि कर्क राशि है। 15 अगस्त 1947 को रात 12:01 पर आज़ाद भारत की जो कुंडली बनती है, उसके हिसाब से कर्क राशि भारत देश की भी है। और उच्च का बृहस्पति होना मतलब देश में सुख समृद्धि की बाढ़ आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कर्क राशि के जातकों को कि देखिए, आपका चंद्रमा हर 54 घंटे के बाद अपनी राशि बदल लेता है। ऐसे में आपको लेन देन करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। पैसों से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसे अच्छी तरह जांचने के बाद हस्ताक्षर करना चाहिए। शेयर मार्केट और साझेदारी के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कर्ज लेने या बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से बचना चाहिए। पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स और गुप्त विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। किसी नए नौकरी या प्रस्ताव को बिना पूरी जानकारी के स्वीकार नहीं करना चाहिए। सफलता मिलने पर ओवर कॉन्फिडेंस में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साझेदारी, निवेश और कानूनी मामलों में सोच समझकर फैसले लें। किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा न करें।
परिवार और जीवन साथी के साथ ईमानदार रहें। विवाह संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। अहंकार और जिद से बचें। खान पान सुधारें। ज़्यादा मीठा और भारी भोजन खाने से बचें। अनिद्रा, बेचैनी या मानसिक तनाव को नज़रअंदाज न करें। यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखें। भगवान शिव की विधिवत उपासना करें और शिव चालीसा का पाठ करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। कन्याओं को देसी घी की बनी हुई पूड़ियाँ खिलाएं। हर गुरुवार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। शुभ रंग आपके लिए हरा है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। 12 राशि वालों को जून में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही जून में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले जून में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और जून में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है तो पहली बात तो आपके राशि में केतु चल रहा है। दूसरी बात, आप सिंह की शनि की ढैया में हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है अहंकार, जिद और क्रोध को खुद पर हावी न होने दें। सहकर्मियों के साथ विवाद और टकराव से बचें। 22 जून के बाद पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी बरतें। निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करने के पहले 100 बार सोचें और पढ़ें। बिना योजना के कोई बड़ा निवेश करने से बचें। और हाँ, जहाँ तक हो सके खर्च को संभालें, नहीं तो कर्ज की नौबत आ जाएगी। इसके लिए आर्थिक योजना जरूर बनाएं। साझेदारी में पैसे का लेन देन संभल कर करें। जीवन साथी या साझेदार के साथ धन संबंधी मामलों में पारदर्शिता रखें। जल्दबाजी और जिद में आर्थिक फैसला न लें। कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स और गलतफहमियों से दूर रहें। किसी भी नए प्रस्ताव, समझौते या निवेश को बिना जांचे स्वीकार ना करें। विरोधियों को उकसाने या अनावश्यक विवाद में पड़ने से बचें। पारिवारिक मामलों में लापरवाही ना करें। घर के सदस्यों की सेहत को नज़रअंदाज ना करें। छोटी छोटी बातों पर परिवार में विवाद बढ़ाने से बचें। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। माता पिता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना करें। किसी भी वैवाहिक विवाद को लंबा ना खींचें। विवाह संबंधी मामलों में जल्दबाजी न करें। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों से प्रभावित होकर निर्णय न लें। थकान, तनाव और मानसिक अस्थिरता को नज़रअंदाज ना करें। हृदय रोगी अपनी सेहत का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय, यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतें। आपके लिए शुभ उपाय है कि किसी धर्म स्थान में सेवा दान करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। रविवार को गुड़, गेहूं या तांबे की वस्तुओं का दान करें। महीने में एक बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर कराएं। सूर्यदेव को जल देकर सूर्याष्टक का पाठ करें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी और सफ़ेद है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बड़ी संख्या में कालचक्र के दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं और इसी कड़ी में अहमदाबाद से पिंकी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। मेरे 3 सवाल है। पहले 2 सवाल मेरे दोनों बेटों के लिए हैं। बड़ा बेटा है वो 2 नवंबर 2009 को पैदा हुआ है और छोटा बेटा है वो 20 अगस्त 2011 को पैदा हुआ है। तो अभी दोनों का बोर्ड चल रहा है। तो आपने बताया था कि वो कॉमर्स ले तो अच्छा है, पर बेटे को साइंस लेने की बहुत तमन्ना थी, तो उसने साइंस लिया है बड़े बेटे ने। तो उसमें काफी अच्छा वो प्रदर्शन कर रहा है। आपने बताई हुई पूजा भी हमने करवाई है दोनों बेटों की। तो दोनों अभी अच्छा पढ़ रहे हैं, पर हम ऐसा चाहते हैं कि दोनों 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप करें और हमारा सबका नाम रोशन करें। तो उसके लिए कोई उपाय बताइएगा। और ठीक है, देखो, तुम्हारे बड़े बेटे के बारे में बताना चाहूँगा कि शुक्र और शनि चतुर्थ दशम की स्थिति में है। पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करता रहेगा और प्रदर्शन उसका बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा अगर करना चाहता है तो एक छोटा सा पाठ है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ। अगर ये पाठ 5 मिनट का है
और ये बालक रोज सुबह नहाने के बाद और सायंकाल हाथ पैर धो करके, चाहे मंदिर में नहीं बैठे, अपने टेबल पर ही बैठ करके, अपने स्टडी टेबल पर ही बैठ करके अगर इस मंत्र का पाठ करना शुरू करे और जहाँ पढ़ाई करता है वहाँ एक गणेश जी का चित्र लगाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा सपना साकार हो सकता है। क्योंकि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने के बाद बालक के अंदर जो प्रतिभा जन्म लेती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। सूर्यम वर्चस्वी भवत, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने वाला सूर्य की तरह तेजस्वी हो जाता है। विद्वता तो उसकी दासी बन जाती है। बड़े वाले बेटे को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने के लिए बोलो। और छोटे वाले बेटे की बात है तो इंटेलिजेंट तो है, पढ़ाई में अच्छा तो है, लेकिन कभी कभी चंचल हो जाता है। इसलिए उसको आप अगर मिल सके तो एक खिरनी की जड़ सफ़ेद धागे में बांध करके और उसके गले में सोमवार को धारण करवाइए, जिससे उसकी मानसिक चंचलता रुके और एक रूप हो करके वो पढ़ाई करे। पढ़ाई में उसका भी प्रदर्शन अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को जून में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, जून में किस समय सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है और कब सावधान रहना है, ये सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे पंडित जी, जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध अभी तो मिथुन राशि में गोचर कर रहा है शुक्र के साथ। लग्नेश द्वितीयेश की युति आपके दशम भाव में बनी हुई है। पिता की सेहत का ध्यान रखना भाई। अगर आपके पिताजी पहले से बीमार हैं तो इस समय उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखना और लंबी यात्राओं के दौरान अपने कीमती सामानों को लेकर के भी सतर्क रहना। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई बड़ा पैसा कहीं ना लगाएं। काम के बढ़ते दबाव को नज़रअंदाज न करें। परिवार के सदस्यों के साथ अहंकार और बहस से बचें। 21 जून तक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नया निवेश भी ना करें। कारोबार में किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से बचें। अपनी सेहत की अनदेखी ना करें। गलत फैसला और नकारात्मक सोच से बचें। नौकरी बदलने या करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। गुस्से में लिया गया आर्थिक फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। सेहत, यात्रा और गलत निर्णयों के कारण खर्च अनियंत्रित हो सकते हैं। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को हल्के में ना लें। कारोबार में जोखिम भरे निवेश से बचें। साझेदारी के कारोबार में ज़्यादा सावधानी रखें। किसी भी नए अनुबंध या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेज को अच्छी तरह से पढ़ें। परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें। तनाव, बेचैनी और मानसिक दबाव को नज़रअंदाज न करें। ठंडी चीज़ और ज़्यादा मसालेदार भोजन से परहेज करें। पित्त बढ़ने, एसिडिटी और त्वचा संबंधी समस्याओं को लेकर सावधान रहें। गणेश चालीसा का पाठ करें। काली गाय को चारा खिलाएं। भगवान गणेश की पूजा करें। दुर्वा भी अर्पित करें। सोमवार या मंगलवार को मंदिर में गुड़ का दान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप करें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है और क्रीम है। शुभ अंक आपके लिए 2 है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी तुला राशि के राशिफल को जानने की। तो तुला राशि वालों को जून में कब नहीं लेने हैं बड़े फैसले, साथ ही जून में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बुध के साथ आपके भाग्य स्थान में है। ये एक प्रकार का लग्नेश नवमेश की युति और राजयोग का संकेत है। लेकिन सफलता इतनी मिल जाए कि आप बहुरा जाएं और लापरवाही करें तो ये उचित नहीं है। इसलिए चूंकि आपके अष्टम भाव में सूर्य है तो 15 जून तक अपने सेहत का ध्यान रखिए। 21 जून के बाद स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तो कतई न करें। गुप्त मामलों में, दस्तावेजों में और निजी जानकारी से जुड़े मामलों में सतर्क रहें।
अचानक होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। 21 जून तक साझेदारों के साथ मतभेद और विवाद से बचें। स्वभाव में उग्रता, क्रोध और अहंकार को नियंत्रित रखें। करियर से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। 15 जून तक निवेश और साझेदारी के मामलों में विशेष सावधानी रखें। किसी भी बड़े कारोबारी निवेश या जोखिम से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत फैसला न लें। निवेश, लोन और गुप्त आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। घर का तनाव आर्थिक फैसलों पर हावी न होने दें। 21 जून के बाद बढ़ते खर्चों और आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखें। सेहत पर होने वाले खर्चों के लिए तैयार रहें। छोटे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद को विवाद में न बदलने दें। संतान को लेकर चिंता या लापरवाही न करें। 21 जून तक वैवाहिक जीवन में बहस और अहंकार के टकराव से बचें। मीठा ज़्यादा खाने से बचें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। चोट लगने की संभावना है, वाहन संभल कर चलाएं। लंबी यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। आपको चाहिए कि आप पूरे महीने विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ करें, सुबह या शाम। जरूरतमंद लोगों में हो सके तो सफ़ेद वस्त्र दान करें। मंदिर में चने की दाल दान करें। गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करें। यदि विद्यार्थी हैं तो सात्विक दिनचर्या का पालन करें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है और शुभ अंक आपके लिए 6 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को जून में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभल कर बात करनी है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे पंडित जी, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल 6ठे भाव में है भाई, और आपके पंचम भाव में शनि है, और आपके दसम भाव में केतु पूरे महीने गोचर करेगा। आपके चतुर्थ भाव में राहु पूरे महीने गोचर करेगा। ऐसे में 15 जून के बाद पैसों और निवेश से जुड़े फैसले आपको सोच समझकर ही लेना है। टैक्स, इंश्योरेंस और वित्तीय दस्तावेजों की जांच पड़ताल करते रहना है। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले में जल्दबाजी नहीं दिखानी है। लॉन्ग टर्म निवेश से भी धैर्य बनाए रखें। 21 जून तक सेहत पर बढ़ने वाले खर्चों को नज़रअंदाज न करें। 21 जून के बाद पैसों को लेकर अपनों या साझेदारों के साथ तनाव से बचें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। परिवार, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में ज़्यादा सतर्क रहें। भावुक होकर कोई आर्थिक या करियर संबंधी फैसला ना लें। पारिवारिक मामलों को अपने काम पर हावी ना होने दें। साझेदारी वाले कारोबार में अहंकार और विवाद से बचें। किसी भी साझेदारी, अनुबंध या बड़े समझौते को बिना जांचे स्वीकार न करें। पैतृक कारोबार या संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधान रहें। कारोबारी योजनाओं और रणनीतियों को गुप्त रखें। संपत्ति और पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी में फैसला न लें। अविवाहित रिश्ता तय करते समय पूरी जांच पड़ताल करें। तनाव, अनिद्रा और ज़्यादा सोचने की आदत पर नियंत्रण रखें। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और भोजन का ध्यान रखें। रिश्तों में अहंकार, जिद और टकराव की स्थिति न आने दें। सेहत कमज़ोर महसूस होने पर लापरवाही न करें। कन्याओं को मिठाई खिलाएं, उनका आशीर्वाद लें। तामसिक भोजन से परहेज करें। सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें और हो सके तो सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें। बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। शुभ रंग आपके लिए लाल है। शुभ अंक आपके लिए 9 है। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त कालचक्र के एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका। कहां से आप हमारे साथ जुड़ी हैं, क्या नाम है, अपना डिटेल्स बताइए। पंडित जी से गोकर्णनाथ से, गांव कुंभी से बोल रही हूँ। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रेषिता गुप्ता है जी। गुरुदेव जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 नवंबर सन 1982 है, सुबह 8:18 जी। और मैं इस समय 2 परिस्थितियों से गुजर रही हूँ गुरुदेव जी। 4-5 महीने से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। मेरे पैरों में इतनी दर्द रहती है, मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन मुझे कहीं से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बिल बहुत ज्यादा उठते बैठते सोते जगते सब मेरे पैरों में, पूरे थाई से लेके नीचे पैरों तक बहुत दर्द रहता है। और दूसरा सवाल गुरुदेव जी मेरा ये है कि मतलब मेरा घर अगर बनवाना चाहे तो वो कब तक बनेगा। और तीसरा सवाल मेरा ये भी गुरुदेव जी है कि क्या मेरे घर में कोई वास्तु दोष या पितृदोष भी है
जिसकी वजह से मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो प्रेषिता, पहले प्रश्न का तो उत्तर ये है कि तुम्हारे एकादश भाव में राहु है और शनि बैठा हुआ है सप्तम भाव में, और लग्नेश बुध बैठा हुआ है प्रश्न लग्न का दसम भाव में। मेरे समझ से ज्योतिष के अनुमान के हिसाब से, चूंकि कुंभ राशि है रोग स्थान में, इसलिए तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी है। अगर तुम अपना आयरन का टेस्ट करवा लो, विटामिन B12 और विटामिन D का टेस्ट करवा लो, तो ये शनि का रोग है। अगर आपके शरीर का आयरन लेवल में हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपके पैर दर्द की बीमारी से आपको 15 दिन में निजात मिल जाएगी। आप अब चूंकि 44 साल की हो रही हैं, आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक लोहे की कढ़ाई रखें और सब्जी जब भी बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में बनाएं, और पालक, मेथी, चौराई, इस तरह की सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें जिसमें आयरन की मात्रा होती है। क्योंकि आपके रोग भाव में शनि की राशि है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है। अगर आयरन आपका ठीक होगा तो शरीर का दर्द अपने आप गायब हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जहाँ तक तुमने मतलब कि अपने घर में वास्तु दोष के बारे में पूछा है, तो चतुर्थ भाव में शनि का बैठा होना और बृहस्पति का उससे पंचम नवमस्थ होना इस बात का संकेत है कि बहुत ज़्यादा वास्तु दोष तो नहीं है, लेकिन उत्तर दिशा में थोड़ी गंदगी है। उसको अगर साफ सुथरा बना लो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। उत्तर दिशा पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये पारिवारिक परेशानी का जो कारण मैं समझ रहा हूँ, ये पारिवारिक परेशानी का कारण वास्तु दोष नहीं बल्कि कुछ पितर दोष है। ऐसे में अगर आप हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना शुरू कर दें और हर पूर्णिमा को हवन कराना शुरू कर दें तो 12 महीने में ही सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपका राशि स्वामी बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुका है, जो आपके राशि से 8वीं राशि है। तो 15 जून तक अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करिए। 15 जून के बाद जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और सहयोगियों के साथ टकराव से बचिए। जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक और पारिवारिक या करियर संबंधी फैसला मत लीजिए। माँ की सेहत का पूरे महीने ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है। भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब ना होने दें। पिता की ज़रूरतों पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने, घर बदलने में बजट का ध्यान रखें। जोखिम भरे निवेश, सट्टा या बिना योजना वाले आर्थिक निर्णयों से बचें। सहकर्मियों और अधिकारियों से बहस न करें। कारोबार में जोखिमपूर्ण निवेश बहुत सोच समझ कर करें। परिवार की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करें। किसी तीसरे व्यक्ति या रिश्तेदार की बातों में आकर जीवन साथी से विवाद न करें। शादी या रिश्ते का फैसला जल्दबाजी में ना लें। वजन बढ़ने ना दें और खान पान नियंत्रित रखें। लंबी यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों का विशेष ध्यान रखें। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल अर्पित करें। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जून में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है, कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, गुस्से, उतावलेपन और जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचिए। 21 जून तक पारिवारिक मामलों में क्रोध पर नियंत्रण रखिए। तनाव और मानसिक दबाव को खुद पर हावी न होने दें। वाणी में कड़वाहट न आने दें। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। महत्वपूर्ण फैसलों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में
चंद्रमा जब शनि के साथ होता है या चंद्रमा राहु शनि के मध्य होता है या केतु शनि के मध्य होता है, तो ऐसे में आदमी दुनिया को तो बहुत अच्छा उपदेश करता है, सही रास्ता बताता है, लेकिन जब उसे डिसीजन लेना होता है तो वो एक निगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो जाता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ कि गलत डिसीजन ले रहा हूँ। ऐसे आदमी को चाहिए कि अपने परिवार में किसी बुद्धिमान व्यक्ति से या अपने जीवन साथी जीवन संगिनी से या अपने किसी मार्गदर्शक से अपने विचारों को रख करके परामर्श लेना चाहिए। और यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपको जल्दबाजी में प्रॉपर्टी, वाहन या निवेश से जुड़े कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। 21 जून के बाद कहीं अगर रिस्क है तो वहां पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी की बातों में आकर के आर्थिक फैसले नहीं लेने चाहिए। गलत निवेश, झूठे वादे और लालच भरे प्रस्तावों से बचना चाहिए। आर्थिक दस्तावेज और लेन देन की दोबारा जांच करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में किसी भी स्थिति को समझे बिना प्रतिक्रिया न दें। कारोबार में जोखिम भरे सौदों से दूर रहें। संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय सावधानी रखें। परिवार के बुजुर्गों की सेहत की अनदेखी न करें। जीवन साथी के साथ संवाद की कमी न होने दें। व्यस्तता के कारण रिश्तों को नज़रअंदाज न करें। अज्ञात भय, बेचैनी और मानसिक तनाव को बढ़ने न दें। छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को भी हल्के में न लें। शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। महीने के दूसरे भाग में रविवार के दिन नमक कम खाएं। कन्याओं का पूजन कर उन्हें मिठाई खिलाएं। नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शुभ रंग आपके लिए नीला है। शुभ अंक आपके लिए 4 है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि का राशिफल जानने की। तो कुंभ राशि वालों का जून में कब हो सकता है नुकसान, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है निवेश, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि में राहु की स्थिति है। द्वितीय भाव में पूरे महीने शनिदेव रहेंगे। अभी तृतीय भाव में मंगल की स्थिति है। 15 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में सूर्यदेव रहेंगे। आपके पंचम भाव में बुध शुक्र की युति बनी हुई है, लेकिन अब बृहस्पति आपके छठे भाव में जा चुके हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि यदि आपकी कुंभ राशि है तो शेयर बाजार, सट्टा या किसी भी जोखिम भरे निवेश से पैसा लगाने की कोशिश मत करिएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। और अचानक जो धनहानि होगी उससे पूरा आपका जीवन प्रभावित हो जाएगा। सेहत को लेकर के भी लापरवाही न करें। किसी को उधार दें या भावुक होकर के आर्थिक फैसले ना करें। संतान से जुड़े मामलों में जल्दबाजी या तनाव से बचें। वैवाहिक जीवन में गलतफहमियों को ना बढ़ने दें। कानूनी मामले और ऑफिस पॉलिटिक्स में सतर्क रहें। अनचाही यात्राओं के कारण समय और धन की बर्बादी न करें। 21 जून के बाद घर और संपत्ति से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी बदलने या करियर से जुड़ा बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें। साझेदारी के कारोबार में विशेष सावधानी, पारदर्शिता रखें। क्रोध और जल्दबाजी में अपनी जिम्मेदारियां निभाने से न चूकें। जीवन साथी के साथ बातचीत बंद न होने दें। रिश्तों में अहंकार, जिद और कटुता से बचें। अविवाहित लड़के लड़कियां रिश्ता तय करते समय समझदारी से फैसला लें। वाहन चलाते समय और यात्रा के दौरान सावधान रहें। 7.5 के प्रभाव के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। बरगद की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। नियमित रूप से सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। गाय की सेवा करें। चींटियों को आटा और चीनी डालें। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला। शुभ अंक आपके लिए 8 है। जय मां विंध्यवासिनी। और समय हो गया ब्रेक पर जाने का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। यमुनानगर से ज्योति जी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जय सीताराम मैम। हाँ सीताराम, बोलो बोलो ज्योति। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए।
गुरुजी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए, बोलिए। सर मैं ज्योति बोल रही हूँ। मैं ना अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरा पति का जन्म 10 तारीख 10 महीना सन 1992। जी। क्या जानना सुबह के 8:45 बजे। क्या जानना चाहती हो? उनके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ, उनका करियर कैसा रहेगा। और मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे भाई की ना 2 शादी हो चुकी, 3 शादी हो चुकी है। पहली शादी हुई थी, उसकी घरवाली चली गई थी। और दूसरी शादी हुई, उनकी घरवाली मर चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है। और तीसरी शादी हुई है, उसका अब कैसे, मतलब कैसी लाइफ रहेगी। देखो, पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आपके पति का करियर आज भी ठीक है, कल भी ठीक रहेगा, परसों भी ठीक रहेगा। आपके पति का करियर ठीक है, लेकिन करियर में बहुत उछाल नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि करियर में उछाल आए तो इन्हें हर मंगलवार के दिन व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और हनुमान मंदिर जाना चाहिए। और हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर का लेप रहता है उसे पुजारी से अपने माथे पर भी लगवाना चाहिए। इससे इनके करियर में उछाल आएगा। जहाँ तक ज्योति आपने अपने भाई के वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा है, तो मैं बताऊं कि बुध और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति है। अब ये विवाह तो चल जाना चाहिए, लेकिन उन्हें एक बार अपनी कुंडली किसी विद्वान को दिखा करके अपने शुक्र और मंगल का उपाय करवा लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को जून में किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, आइए जानते हैं। देखिए, पूरे जून के महीने में मीन राशि में शनिदेव विराजमान रहेंगे। और यदि आप मीन राशि के जातक हैं भैया, तो आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है। तो लेन देन और निवेश और महत्वपूर्ण पैसों से जुड़ा कोई फैसला लेना है तो सावधानी पूर्वक लीजिए। अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी को विश्वास में लेकर कोई काम करिए। लोन, उधार या अनावश्यक खर्चों से बचिए। नौकरी में बढ़ते दबाव और तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप दूरी बनाकर रखिए और नौकरी में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहिए। करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भावनाओं में आकर नहीं लेना चाहिए। कारोबार में बिना जांच पड़ताल बड़ा निवेश ना करें। नया व्यापार या नई योजना शुरू करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। किसी भी दस्तावेज या समझौते को बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। रिश्तेदारों के साथ धन या संपत्ति को लेकर विवाद से बचें। जीवन साथी के साथ अहंकार से बचें। विवाह संबंधित मामलों में जल्दबाजी न करें। पाचन संबंधी समस्याओं को हल्के में न लें। 7.5 के प्रभाव के कारण सेहत का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान अपनी सेहत संभालें। क्रोध, आवेश और भावुकता से बचें। मंदिर में चने की दाल या केसर का दान करें। देवी माँ के मंदिर में शुक्रवार के दिन मखाने की खीर दान करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। बरगद के पेड़ में मीठा दूध चढ़ाएं। शुभ रंग आपके लिए पीला है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ पंडित जी, आज इतनी विशेष जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। तो कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ।